जो हो गया उस पे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल होती है सिर्फ उन्हें ही सफलता। हासिल होती है सिर्फ उन्हें ही सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावाई फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने लेकर के एक नया लेक्चर। और आज हम मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर हम बात करेंगे इसके बाद रिलेटिव मोशन की, और सर्कुलर का क्या करना है उस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना ही जाने कि इस हफ्ते में हम मेजरली डील करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, और उसके बाद फिर रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या करने वाले हैं। आज हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देखेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखेंगे। हो सकता है ये वाला टॉपिक पूरा नहीं हो पाए, ओके, तो जितना होगा उतना हम देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेई सीरीज में, और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर एक वेक्टर को लेते हुए चलते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है यहां एक मैंने वेक्टर बनाया हुआ है। इस वेक्टर का नाम हमने ले लिया कुछ ए, और ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। अब तुम बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल में वेक्टर का क्या काम, अभी बात करते हैं, अभी समझ में आएगा क्या काम। तो मैंने कहा यार ये एक्स एक्सिस है, और मैंने कहा ये वाई एक्सिस। तुम बोलोगे सर वो तो हमें भी दिख रही है ना, एंगल भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, आप कहना क्या चाहते हो वो बताओ, मुद्दे पे आओ। तो देखो यार मुद्दा यहां पर ये है, क्या आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने आते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल आते हैं सर, आपने ही सिखाया है। और जिसको नहीं आता है वो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये ऐसे सीख लो। इस वेक्टर का एक टुकड़ा आएगा इस डायरेक्शन में, थीटा के साथ वाला इसे हम कहेंगे ए कॉस थीटा, और ऐसे इस वेक्टर का दूसरा टुकड़ा जो आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, जिसे हम कहेंगे ए साइन थीटा। जिनको नहीं पता है वो ऐसा ध्यान रख लो कि भाई देखो हाइपोटेनियस है, बेस कैसे निकालोगे? बेस होता है हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, तो बस हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। ऐसे ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। अब इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ऐसा है, इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में भी है और कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में। तुम बोलोगे नहीं सर बात समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा कोई एग्जांपल को लीजिए और फिर समझाइए। तो मैंने कहा यार मैंने एक वेलोसिटी ली, तुम बोलोगे हाँ ठीक है सर वेलोसिटी, तो यार अगर वेलोसिटी मान लो किसी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में है और वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो इस लाइन के अलोंग चले जा रहा है। तुम बोलोगे ऑब्वियसली उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो हो ही रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या ये एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में चल रहा है? तुम थोड़ा सा देखोगे और बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल ये दोनों ही डायरेक्शन में चल रहा है। और वजह यह है कि जब वो यहां था और जब यहां पहुंच गया तो ऑब्वियसली वो कुछ एक्स डायरेक्शन में भी चला है, और ऑब्वियसली वो कुछ वाई डायरेक्शन में भी चला है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में चलने के लिए कौन सी वेलोसिटी काम में आ रही होगी, तो इधर से एकदम साफ क्लियर हो जाता है कि अगर मैं एक वेलोसिटी वेक्टर लेता हूं तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही कंपोनेंट होगा, और सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल वाई कंपोनेंट ही होगा। तो बस मैं यहां पर यही कह रहा हूं आपको कि कोई भी वेक्टर अगर आपके पास रहेगा, कोई भी वेक्टर आपके पास रहेगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो इस डायरेक्शन में जो भी हो रहा होगा उसके लिए ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, और इस डायरेक्शन में जो भी हो रहा होगा उसके लिए ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी ही होगी, एक्स डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन ही होगा। सिमिलरली आप ये बात जो है वाई डायरेक्शन के लिए भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहीं पे अगर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कुछ ये बताना चाहूं कि यार अगर मैंने इस एंगल को, ठीक है, ये वाला जो एंगल था इसको अगर मैं कितना ले लूं, 90 डिग्री ले लूं। तुम बोलोगे सर 90 से मतलब, यार 90 से मतलब कि मैं इसको कुछ ऐसा रख लूं, तो ये एंगल कितना हो गया, ये सर 90 हो गया। तो जैसा यहां मैं इसको कह सकता हूं कि ये ए का कौन सा कंपोनेंट था, ये एक्स कंपोनेंट था, तो ये कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है ए कॉस थीटा। तो अगर अब मैं यहां आपसे पूछूं कि बताओ यार एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर ए कॉस 90, तो वो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा वो, 0। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वेक्टर
अगर वाई डायरेक्शन के अलोंग है तो इसका कोई रोल नहीं है एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसमें। सर बात नहीं समझे यार, बात ये है, मान लो अगर कोई पार्टिकल तुमने ऊपर फेंका, तुमने कुछ वेलोसिटी ऊपर दी, तो अब अगर तुमने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वाई डायरेक्शन में है। तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी का यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है। तो सर आप मेन मुद्दे की बात क्या बताना चाहते हो? बस यार मैं यही बताना चाहता हूं कि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही होगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही होगा। तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? मतलब वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कोई रोल प्ले नहीं करेगा? जी हां, जी हां। और यही वजह है कि अब से हम क्या करने वाले हैं, अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हम एक्स को बिल्कुल अलग देखेंगे, वाई को बिल्कुल अलग देखेंगे। अलग देखेंगे से मतलब क्या है सर? बस कुछ नहीं, एक्स डायरेक्शन में जो है हम इक्वेशन अलग लगाएंगे और एक्स डायरेक्शन की जब बात होगी तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। सर टाइम, या टाइम थोड़ी ना कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसके थोड़ी ना कंपोनेंट होंगे। टाइम तो टाइम रहेगा, है कि नहीं? टाइम तो टाइम रहेगा, उसका थोड़ी ना तुम कोई टुकड़े निकाल लोगे कि एक्स डायरेक्शन का टाइम और वाई डायरेक्शन का टाइम। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो। तो एक इंपॉर्टेंट नोट आपको ये यहां पे लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या कि अ वेक्टर, the component of vector in its perpendicular direction is what? Zero. The component of vector in its perpendicular direction is what? Zero. Therefore it represents that it will create no effect या no changes in that direction. या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि two perpendicular directions are independent to each other. Okay, vector of one direction, they will not create any changes in the direction which is perpendicular to this that. Okay, तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं। तो सर ये बात हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा इसके एक स्लाइड बाद, बस वो पॉइंट ध्यान रखना। तो हम यहां क्या बोल रहे हैं, हम यहां कह रहे हैं कि भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी इसको आप बोल सकते हो। ग्राउंड से आपने फेंका, ग्राउंड पे ही ये गिर गया, जिस पॉइंट से आपने फेंका उसी लेवल पे आके ये गिर गया। तो इसकी स्पीड हमने कही u और ये एंगल था थीटा। ठीक है, तो यहां पर u जो है इसको क्या बोलते हैं हम, u अपने पास रहती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब भी आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो समझ जाना ना, वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो यार वो एक ही बात है। कई बार वेलोसिटी को इस तरीके से भी यूज कर लिया जाता है, तुम बोलो अरे सर वेलोसिटी है तो फिर डायरेक्शन कहां है इसकी, है ना? तो u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है? थीटा है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फेंकते वक्त आपने कितने एंगल पे इसको फेंका। तो अभी क्या हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले तक हम वाई डायरेक्शन में फेंक रहे थे, अब किसी एंगल पे फेंक रहे हैं। क्या होगा वो अभी आगे देखेंगे। तो किसी एंगल पे जब आप फेंकते हो, वाई डायरेक्शन में जब फेंकते थे तो वो ऊपर जाती थी और सीधे नीचे गिर जाती थी। अब किसी एंगल पे फेंकोगे तो सबको पता है यार वो ऐसे ही जाके और कहीं ना कहीं गिरना ही गिरना है। तो ये क्या हो गया, मोशन इन अ प्लेन, मतलब एक्स में भी मोशन हो रहा है और वाई में भी मोशन हो रहा है। ये आगे भी बढ़ रहा है एक्स के अलावा और ऊपर जाके नीचे भी आ रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। तो यहां से यहां तक जब ये गिरेगा, इस पॉइंट को मैं ओ नाम देता हूं, इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको नाम देता हूं बी। तो यहां से यहां तक इसको कहा जाता है रेंज। ये क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, तो आर जो रहेगा वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब क्या हो गया भाई साहब, रेंज एकदम सिंपल है। रेंज का मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल, है ना? मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन।
प्लेन के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अच्छा, ऐसे ही यहां पर फिर हम बात करते हैं एच मैक्स की। ये क्या है भाई साहब, ये है आपकी मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन करी। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और ऐसे ही ओ से लेकर बी तक वो हवा में जो रहा उस कैपिटल टी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हवा में जब रहा तो जितने टाइम के लिए रहा उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेजरली आपको कई बार इन्हीं चीजों को निकालने को कहेगा या यही चीजें दे रखी होंगी, मतलब रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा और ऐसा यहां पे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये कैसे निकालते हैं और यहां इसके पीछे हो क्या रहा है उसको समझेंगे हम आगे वाली स्लाइड्स में। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक ये कि अब हम यहां पर यहां करना क्या है वो देख के चलेंगे। तो हम यहां क्या करने वाले हैं कि हम x और y डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली इक्वेशंस लगाएंगे। वजह क्या है, वजह यह है कि x डायरेक्शन का मोशन जो है वो y पे डिपेंड नहीं करेगा, y डायरेक्शन का मोशन जो है वो x वाले कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल जब भी हो रहा है तो आप ये आदत डाल लें, प्रोजेक्टाइल ही नहीं आगे तक भी आप ये आदत डालें कि जब भी आपको वेक्टर्स मिल जाते हैं तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में उसे तोड़ लें। वो आपको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर देगा चीजों को। तो यहां पर जैसा कि ये u था, ये एंगल थीटा था, तो इसके मैंने कंपोनेंट ले लिए। तो u का जो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आ जाएगा u cos थीटा। तो ये मैंने कह दिया ये है x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही ये आ जाएगा आपके पास क्या, u sin थीटा। ये क्या है, ये है आपका y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है ना भाई। ये आ जाएगा आपके पास कितना, u sin थीटा। वेक्टर कंपोनेंट लेने सिखा रखे और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा के सामने वाला साइन, ठीक है। ये आपके वेलोसिटी की बात हो गई। ऐसे ही जब आप एक्सेलरेशन की बात करोगे, क्योंकि पार्टिकल जो है वो हमेशा हवा में है, गिरने जब इसको फेंका और जब तक ये गिर नहीं जाता तब तक ये हवा में है। तो यहां अगर आप देखोगे किसी भी मोमेंट पे आप देखोगे तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ g रहेगा। तो हम यहां पे अजम्पशन क्या मान के चल रहे हैं, हम ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि कोई एयर का ड्रैग नहीं है, वैक्यूम है पूरे स्पेस में, कोई एयर का ड्रैग व्रैग यहां नहीं लग रहा है। तो x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। y डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन रहेगा, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार x डायरेक्शन में अगर बात की जाए तो x डायरेक्शन में हमें क्या क्या पता है, हमें x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी पता है, कितनी है वो है u cos थीटा। हमें x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है, कितना है वो है 0। अब आपको u पता है, a पता है। अब आप बताइए कि आप अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कोई लगाना पसंद करता है यहां पर तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि सर vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ax कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है यही वो चीज है जो वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस करेगी। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अब कई लोग सोचेंगे सर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। अरे नहीं भाई, x डायरेक्शन कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा तो वो x डायरेक्शन में ही, y डायरेक्शन में जो भी कुछ हो रहा है उससे x डायरेक्शन को लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री एंगल, जो कि हम यहां पहले ही बात कर चुके हैं कि 90 डिग्री होने की वजह से इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 आ जाता है। तो यहां पर आप बात को समझना वो ये है क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है आपका 0, इसलिए यहां पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बड़े बड़े क्वेश्चंस में कई बार ये चीज जो है सवाल को एकदम आसान बना देती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। इसका यूज मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा, है ना।
तो ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुन के जितनी आसान लग रही होगी, इसका यूज उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब तुम कहोगे सर फिर हम ऐसा करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ यार कर लो, बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन की बात बिल्कुल की जाएगी। तो सर सेकेंड इक्वेशन में हम ऐसा लिखेंगे कुछ एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हाँ बात तो ऐसे ही करेंगे सर, लेकिन वापस से वो ए एक्स तो कितना है, 0। तो सर एस एक्स से मतलब क्या है सर, से पहले आप ये समझाओ एस एक्स से मतलब क्या है। यहां तो चलो हम समझ गए कि वी एक्स का क्या मतलब है, तो पहले चलो एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं। वी एक्स का क्या मतलब है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब जैसे तुमने यहां देखा, तो यहां पे मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसी है, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई कंपोनेंट आएगा। पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो यहां पर जब आप देख रहे हो, तो उसका भी एक एक्स कंपोनेंट आएगा और एक वाई कंपोनेंट आएगा, क्योंकि पार्टिकल इधर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये चेंज नहीं होगा। अब इसको u cos थीटा नहीं रटना है आपको, बस ये ध्यान रखना है वो चेंज नहीं होगा। यहां u cos थीटा था इसलिए u cos थीटा बोल दिया सर, मतलब गिरते वक्त भी, जी हां गिरते वक्त भी इसकी वेलोसिटी में एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सर तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा होगा ये बताओ यार। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको समझना, ध्यान से सुनना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो आएगी आपकी u cos थीटा ही रहेगी। सर 0 नहीं, अरे नहीं होगी यार सर, लेकिन हमने तो ऐसे ही पढ़ा था कि सबसे ऊपर फेंकते तो जाके वो रुक जाता है। y कंपोनेंट 0 होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा, तो भाई तुम खुद सोचो, अगर यहां पर जब वो है, तो क्योंकि इसके पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसलिए ये x में भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो और हाइट इसने अचीव करी ना। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब वो और ऊपर नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि उसके पास उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बची होगी। अगर उसे ऊपर जाना है तो उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए इस डायरेक्शन में, तो वो नहीं बची होगी, इसलिए वो और ऊपर नहीं जा पा रहा। तो यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि y कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, लेकिन x कंपोनेंट तो यही बना रहेगा। खैर, अब हम बात कर रहे थे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की। तो x डायरेक्शन में जब हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, उससे मतलब क्या है, x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, जैसे कोई कहेगा कि सर मान लो आप यहां से यहां पहुंच गए किसी टाइम t पर, तो आपका ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ सही बात है, अगर मैं यहां से यहां पहुंचता हूं तो ये मेरा जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वो बंदा कहेगा सर अगर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो साफ साफ हमको ये भी समझ में आता है कि यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट का एक x कंपोनेंट भी है और एक y कंपोनेंट भी है। अगर आप यहां से यहां डिस्प्लेस हुए हो, तो आप ऐसे भी चले हो और ऐसे भी चले हो, मतलब x डायरेक्शन में इतना और y डायरेक्शन में इतना। तो ये sx जो है वो यही तो है। sx क्या है, sx भाई यही डिस्प्लेसमेंट है sx। ये मैंने कह दिया एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर। अब तुम कहो सर ये यही क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, अरे कहीं भी बना लो, एक जगह बनाना था मुझे। अब वो इधर के लिए बात करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये y का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात आपको समझ में आनी चाहिए कि sx का मतलब क्या है, उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज sx है, ये sy है। तो यहां जब आप देखोगे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये चीज को तो मैंने कह दिया x, कितना कह दिया इसे, x, इसको मैंने कह दिया है x, और x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा t, बस काम यहीं पे खत्म। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन प्रोजेक्टाइल। अगर आप ढंग से देखोगे तो x डायरेक्शन में तो सिर्फ यही एक इक्वेशन, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको यही इक्वेशन काम में आएगी, मतलब ये भी इक्वेशन काम में आएगी। अब तुम कहोगे सर एक और चीज बताओ यार, अगर मुझे ये रेंज चाहिए होती, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मुझे ये रेंज चाहिए होती, मतलब यहां से लेकर यहां तक जब ये पहुंचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है ना, क्योंकि जब वो यहां से यहां पहुंचा
तो रेंज ही उसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई इसको यहां से यहां जाने में 4 सेकंड लगे, और मैं तुमसे पूछूं बताओ रेंज कितनी है, तो सीधे सीधे लिखो रेंज इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू 4। मतलब अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो रेंज जो आ जाएगी वो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई ये यू एक्स हो गया, टी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान वो कितना चल लेगा, रेंज के इक्वल चल लेगा। तो आप यहां से एक बात ये भी लिख सकते हैं, और वो बात क्या है कि रेंज जो आपकी आएगी वो आएगी यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहां ये रटना नहीं है, इस पर गौर करना है, इसको समझना है। मतलब ये तीन चीजें, इन तीनों में से कोई भी दो गिवन है तो आप तीसरा निकाल सकते हो। आपको रेंज और यूएक्स पता है, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और यूएक्स पता है, आप रेंज निकाल सकते हो। आपको रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो आप यूएक्स निकाल सकते हो। बात को ये समझो आप। ठीक है, तो अभी अभी हम बात करने जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन की, तो बात हमने कर ली। अब हम बात करने जाएंगे किसकी, वाई डायरेक्शन की। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में क्या ऐसा खास हो रहा है, इस पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि यहां पर इतना तो हमें समझ में आ गया क्या, कि यहां जब आपने वो पार्टिकल जो है उसको थ्रो किया कुछ थीटा एंगल से, तो वो पार्टिकल जो है कुछ ऐसा 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 जाके जो है फाइनली यहां पे टकरा गया। ठीक है, फाइनली वो पार्टिकल जाके यहां पे टकरा गया। और ये वाला डायरेक्शन जो था वो आपका कितना था, ये कंपोनेंट आ रहा था यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ रहा था यू साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट था सर, ये वाई वाला कंपोनेंट था। अब अगर वाई डायरेक्शन में बात की जाए तो मैं बात करने जा रहा हूं वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में आपको क्या पता है, आपको पता है यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। आपको पता है एक्सेलरेशन जो कितना है जी, और डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड रहेगा, है ना। ये अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है, अगर ऊपर से फेंकोगे तो ये नीचे भी आ सकता है, तो अभी इसको मैं ये लिख देता हूं। और अब आपको मान लीजिए पूछता है कि यार बताओ किसी टाइम टी पर वेलोसिटी क्या होगी, तो किसी टाइम टी पर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप ये जानते हो कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो x है और दूसरा कंपोनेंट y है। तो x तो आपको पता है कैसे निकलना है, y निकालने के लिए क्या करोगे आप खुद सोचो यार, कितना आसान है। y निकालने के लिए आपको uy दिया है, ay दिया है, तो आप सीधे सीधे यही सोचोगे कि भाई vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। और अगर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया है, तो आप u साइन थीटा जो है इसको लिखेंगे पॉजिटिव और g को जो है वो लिखेंगे नेगेटिव। सर क्या ये याद रखना है क्या, जी नहीं। मैंने क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में याद रखने को बोला था, नहीं। तो सर बता क्यों रहे हो, जस्ट ये बताने के लिए कि इस बार हम वाई डायरेक्शन के हिसाब से बातें करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी टाइम पे आपको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी। सर अब हमको आप पता है कि आप क्या कहने वाले हो, अब आप जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हो, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वाई डायरेक्शन का आप उसको ऐसा लिख दोगे कि यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का मतलब, इससे क्या मतलब हुआ सर, तो कुछ नहीं यार, इसका मतलब सीधा साधा यही है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया कहीं, ठीक है, पार्टिकल कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है, तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये चीज जो है वो तो हो गई एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है यहां, तो इसका वाई बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, वाई यहां पे मैक्सिमम हुआ, फिर वाई वापस कम हो रहा है 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 कम हो रहा है, वाई कम होते जा रहा है। जैसे ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा 0। y कितना आ जाएगा 0 जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये आपके दो पॉइंट्स हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वर्टिकल सेपरेशन आपको देखना है। तो अगर
पार्टिकल यहीं पे गिर जाता है वापस, तो O से B तक आप सोच के बताओ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन O से लेकर B में कितना होना चाहिए। यहां से चला और यहां पे गिरा तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन शुड बी 0। क्यों? क्योंकि कुछ वर्टिकल सेपरेशन बचा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन का मतलब है ये वर्टिकल सेपरेशन, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तुमको इस प्लेन से, ये अगर प्लेन है तो कितनी ऊंचाई पे दिख रहा है, उस पॉइंट की इस प्लेन से जो हाइट है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो जब वो पॉइंट यहां टकरा गया है तो प्लेन से उसकी हाइट क्या है 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 0। अच्छा सर अगर इन दो पॉइंट्स की बात हो तो तब भी यार दोनों के दोनों सेम लेवल पे है, तो इसको अगर मैं इनिशियल कहता हूं, इसको मैं फाइनल कहता हूं, तो भी y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 ही कहा जाएगा। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तब भी क्या कहा जाएगा 0 ही कहा जाएगा। तो यहां से यहां जाने में अगर ये y डिस्प्लेस हुआ है तो हम इक्वेशन कुछ इस प्रकार लिखेंगे, u साइन थीटा ऊपर इसलिए पॉजिटिव, y भी ऊपर इसलिए पॉजिटिव और माइनस का हाफ g नीचे इसलिए नेगेटिव और ये t स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन, अब इसको रटना नहीं है, बस ये मैंने आपको ये समझाया कि सिर्फ y वाले कंपोनेंट्स ही आपको लिखने हैं। अब उसको चाहे आप uy ही लिख दीजिए। ऐसे ही जब आप बात करेंगे किसकी, थर्ड इक्वेशन की, तो थर्ड इक्वेशन में आप क्या बोलेंगे कि vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। तो vy स्क्वायर मतलब किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो है आपकी vy उसका स्क्वायर, और uy स्क्वायर मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर, रटना नहीं है प्लीज, पहले ही बता दूं मैं, और ये 2gy। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी या जो भी है इक्वेशन लगा सकते हैं इन y डायरेक्शन। बड़े ही आसानी से आपको ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब यहां जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखो स्टार्टिंग में थियरी रहेगा लेकिन हर एक चीज को समझना है। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं पहले किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से यहां क्या मतलब है, टाइम ऑफ फ्लाइट से यहां ये मतलब है कि जब इसको हमने थ्रो किया कुछ u स्पीड से थीटा एंगल से, तो ये वापस जब गिरा तो यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगा। अब आप जानते हो ये कंपोनेंट हम बता चुके हैं कितना, ये है अपने पास u cos थीटा, ये कंपोनेंट मैं बता चुका हूं कितना, ये है u sin थीटा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप ये बता सकते हैं कि इसको मैं नाम देता हूं O, ये हो गया अपना टॉप मोस्ट पॉइंट A और ये हो गया B। क्या आप बता सकते हैं कि B पॉइंट पे जब वो टकरा रहा होगा, इतनी बात क्लियर है कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो तो u cos थीटा के इक्वल ही होगा, लेकिन ये vy कितना होगा, क्या ये हम देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जिसको नहीं पता है वो सुनो। अगर मुझे vy निकालना है तो अब कोई सोचे सर कौन सी डायरेक्शन लूं, तो यार ये तो बड़े ही मतलब बहुत तगड़ा वाला मजाक जैसी बात हो जाएगी कि सर कौन सी डायरेक्शन लूं। भाई जब y डायरेक्शन की बात हो रही है तो मैं y डायरेक्शन ही लूंगा, ठीक है। सर vy निकालना है मुझे, क्या क्या पता है, तो देखो यार y डायरेक्शन में आपको क्या क्या पता है। y डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, u पता है, a पता है और v निकालना है, ठीक है। सर अब v तो जो है ना दो इक्वेशन में आता है, पहली और तीसरी में। अच्छा तो क्या आपको यहां पर यह पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है O से लेकर B, ये भी पता है। तो y डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं कहां से कहां तक, O to B। तो आपको पता है कि uy जो है वो है u sin थीटा, ay जो है आपके पास माइनस का g डाउनवर्ड्स, नीचे ले लिया, नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव, और आपको यह समझना होगा कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0। अब तुम कहोगे अरे सर 0 कैसे हो गया, भाई मेरे 0 इसलिए हो गया क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो यहां पर 0। तो अब मैं यहां लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन, जब मुझे u पता है, a पता है, s पता है, b निकालना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। तो vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy, ठीक है। तो sy क्योंकि 0 है तो ये चीज 0 आ गई, और vy की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, uy के इक्वल। तो यार यहां पर आपको समझ में आ रही है क्या बात, कि ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये एग्जैक्टली आपका uy के इक्वल आ जा रहा है, मतलब u sin थीटा। अब अगर x और y कंपोनेंट सेम है
तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा इधर किस किस के बीच में, Vx और Vy के बीच में, ये एंगल भी वही सेम आएगा। तो जितने एंगल से फेंकोगे उतने एंगल पे ही टकराएगा। अब तुम बोलोगे कैसे, सेम कैसे आएगा? भाई tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां जो परपेंडिकुलर और बेस है, यहां पर भी वही परपेंडिकुलर वही बेस है, तो एंगल भी तो सेम होना चाहिए। तो जितने एंगल से फेंकोगे उतने से टकराएगा। 60 से फेंकोगे 60 से टकराएगा, 30 से फेंकोगे 30 से टकराएगा, और अगर कुछ और एंगल से फेंकोगे तो कुछ और एंगल से टकराएगा, उतने ही स्पीड से टकराएगा, उतने ही स्पीड से। यू से फेंकोगे तो ये वाली स्पीड भी कितनी आएगी, यू। और अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में एक बात नहीं सिखाई थी? तुम बोलोगे सर कौन सी बात? मैंने आपको सिखाया था आप जितने वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो उतने ही वेलोसिटी से वो नीचे आता है। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं कि अगर आपने u sin थीटा ऊपर की तरफ रखा तो नीचे आते वक्त भी, क्योंकि ये सेम लेवल में है, तो ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा ही रहेगा। अब तुम कहोगे फिर इस हिसाब से तो सर आप कोई और दो पॉइंट्स ले लो जो कि सेम लेवल पे हैं, आप कोई और दो पॉइंट्स ले लो जो कि सेम लेवल पे हैं, और अगर आप यहां कहते हो कि इसका ये कंपोनेंट जो है वो Vy है और ये अपने पास Vx है जो कि u cos थीटा के इक्वल होगा, तो क्योंकि ये सेम लेवल पे है, खैर ये तो देखो Vx रहना ही रहना है हमेशा, तो कांस्टेंट रहना ही रहना है, u cos थीटा रहना ही रहना है, लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे है इस वजह से Vy और ये वाला कंपोनेंट वो सेम ही होगा। यही तो मैंने सिखाया था कि y डायरेक्शन में सेम लेवल पे स्पीड जितने से ऊपर जाता है उतने से नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां से यहां थर्ड इक्वेशन लगाई, सुनना ध्यान से, यहां से यहां मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, y डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो यहां से यहां के लिए डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0, क्योंकि वो सेम लेवल पे है, तो Vy इज इक्वल्स टू Uy आ जाएगा। मतलब ये जितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उतने से ये नीचे आ रहा है। और साथ साथ आपको फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि यहां वेलोसिटी जो भी एंगल बना रही होगी, मान लो उस एंगल को मैं फाई बोलता हूं, तो इधर भी वो वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगी, फाई एंगल बनाएगी। तो ऐसा हर दोनों पॉइंट्स के लिए हो रहा है जो सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं बोल दिया जाए कि यहां पर ये जो शेप है प्रोजेक्टाइल का, इधर जैसा का जैसा है वैसा का वैसा मिरर इमेज आपको यहां मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो जो हो रहा है वो वापस वैसा एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, वैसा का वैसा एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है। मतलब अगर यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लग रहा है तो यहां से यहां आने में भी 1 सेकंड लगेगा। यहां से यहां जाने में अगर टी टाइम लग रहा है तो यहां से यहां जाने में भी टी टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जैक्टली वही वेलोसिटी वही एंगल वापस रिपीट हो रहा है यहां पे। उम्मीद है बात ये समझ में आई होगी। ठीक है। अब तुम यहां करोगे सर हेडिंग डाल रखे टाइम ऑफ फ्लाइट, ज्ञान न जाने कौन सा दे रहे हो। रुको आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने वापस से y डायरेक्शन में कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 0 से b पॉइंट, और 0 से b अभी मैं लगा रहा हूं मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो कि है Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। ठीक है। Vy कितना लिखोगे भाई? फाइनली जब वो टकरा रहा है तो वो नीचे वाली डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूं माइनस का u sin थीटा। ठीक है। और भी अगर ढंग से बात करूं तो मैं तो इसको माइनस का uy बोल देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है एंगल यहां से ना दे करके यहां का दे रखा होता है, तो फिर ये एंगल अगर आपको दे रखा है तो ये u cos हो जाता है, फिर साइन नहीं होता। तो ये uy तो ये भी uy, अभी अभी प्रूफ किया था। तो माइनस का uy, क्यों माइनस uy? क्योंकि वो नीचे है। सर यहां पर भी तो फिर माइनस लिखवा रहे यार, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है ना भाई, इतना समझो, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड कि Vy का मैग्नीट्यूड uy, डायरेक्शन उसकी कैसी है, नीचे है, और uy कैसा है, वो तो ऊपर है ही, ay वो नीचे की तरफ है, कितना है g, और ये अपने पास आ गया कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि t। यहां से यहां आने में जो इसको टाइम लगेगा वो कितना है, t, तो इधर टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाए कितना, 2uy बाय g। इसको लोग ऐसे भी याद रख लेते हैं, ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन। अब यहां पर एक बात ध्यान रखो,
यू वाई जो है वो किसके इक्वल है, वो है यू साइन थीटा के इक्वल। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा यार, आप यही याद रखो, 2uy/gy या फिर 2u परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आगे भी काम में आएगा। ये मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में भी यही फॉर्मूला याद रखने को बोला था, अगर याद, या तो ये या ये, जहां पे यू वाई है वाई कंपोनेंट, जी वाई है वाई कंपोनेंट, या यू परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट और ग्रेविटी का कंपोनेंट। तो ग्रेविटी तो खैर ऐसे ही है, वो जी के इक्वली। सर इस वाले फॉर्मूले में साइन नहीं रखना क्या? नहीं। क्यों सर? क्योंकि यार साइन में ऑलरेडी रख चुका हूं, तो दोबारा क्यों साइन रखोगे तुम? नहीं रखना, तो साइन यहां पर नहीं रखना है आपको, वैल्यू एज इट इज रख देनी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 0 से भी। ऐसे ही आपका आता है यहाँ पे हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। खांसी ज्यादा बढ़ गई यार। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब भाई आधा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपको पता है वो आधा टाइम कितना होगा, जब आप जानते हो कि वो पार्टिकल जब ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया फाइनली यहां टकरा गया, तो ओ से लेकर ए तक जैसा पाथ था, ए से लेकर बी भी एग्जैक्टली वैसा ही पाथ है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां से यहां जो टाइम लगेगा यहां से यहां भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ आ जाएगा, और वो आ जाएगा यू वाई बाय जी वाई या फिर यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसको अगर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आप पहुंचते हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है भाई? वो हो जाती है 0। और यहां कितनी थी भाई? यहां थी आपके पास यू वाई, जिसको आप कह सकते हो यू साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको आप कह सकते हो यू साइन थीटा। तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको, तो क्या क्या पता है? सर जी मुझे यू वाई पता है, सर जी मुझे वी वाई पता है, ए वाई पता है, यू वी ए पता है, टी निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा। तो ये लो लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो कहां से कहां तक? फ्रॉम ओ टू ए। तो वी वाई 0, यू वाई आपका यू साइन थीटा पॉजिटिव क्योंकि ऊपर, और जी वाई ए वाई नेगेटिव क्योंकि नीचे, और ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आ जा रहा है आपका। तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगा नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ये याद रखना है। ठीक है, और एक और खास बात, आपसे पूछे कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगी, सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा? अब यार कोई भी आदमी अगर कुछ वेलोसिटी दे सकता है, मान लो मैं किसी वेलोसिटी से फेंकता हूं किसी चीज को, तो मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट आए, तो एक तो मैं यू सबसे ज्यादा रखूंगा अपना। अब यू भी अगर मैं ज्यादा रखूंगा तो एंगल के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो एंगल भी कुछ ऐसा रखूं कि ये वैल्यू मैक्सिमम आए। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यू परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा होगा यू परपेंडिकुलर उतना ही ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो अगर मैं किसी एंगल पे फेंकता हूं, अगर मैं किसी एंगल पे फेंकता हूं तो वाई डायरेक्शन में मेरा कंपोनेंट जो है ऑब्वियसली यू से तो कम ही आएगा। अगर आपने अपनी टोटल वेलोसिटी किसी एंगल पे लगाई तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो यू से छोटा ही होगा। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट को मैक्सिमाइज करना है तो आप किसी एंगल पे ना फेंक करके सीधे ऊपर फेंको, जिससे कि आप सारी की सारी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में लगा दो, जिससे वो मैक्सिमम टाइम लेगा। ठीक है, और एक खास बात यहां पर जो है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, इंपॉर्टेंट नोट यहां अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है? वो ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ यू परपेंडिकुलर और जी परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा, ध्यान रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ यू परपेंडिकुलर और जी परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन आ जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो ये अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट कहां जाके भाई? यहां जाके मैक्सिमम हाइट आ जाती है। तो हमको पता है एट मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो अगर मैं ओ से ए देखता हूं
तो मैं लगा रहा हूं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2AYSY। तो वी वाई स्क्वायर कितना है 0, यू वाई कितना है आपके पास u साइन थीटा, या आप सिर्फ यू वाई बोल सकते हो। ए वाई कितना है आपके पास माइनस का जी, और एस वाई कितना है आपके पास एच मैक्स। तो यहां से सीधे सीधे आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है वो आपको दिख रहा है क्या, कि एच मैक्स जो पार्टिकल आप फेंक रहे हो, तो मैक्सिमम हाइट कब कितनी आएगी मैक्सिमम हाइट आएगी आपकी u साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g। इसको आपको याद ऐसे रखना है, या तो ऐसे याद रख लीजिए या फिर ऐसे याद रख लीजिए। आप इसको ऐसे ही याद रखें। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देख लिया, हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देख लिया, और वापस से सही वही बात कि मैक्सिमम हाइट भी किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दैट इज यू वाई और जी वाई। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर कोई चेंज आता है एक्सेलरेशन में, तो इट विल नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां मैं ये बात लिख देता हूं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, दे आर independent of acceleration of x डायरेक्शन या वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन। मतलब x डायरेक्शन में कुछ भी हो रहा हो उस पे वो असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। या ऐसा लिख देते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन। x डायरेक्शन के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट का और h मैक्स का। वापस वही बात, अब आपको कह रहा है कि यार सबसे ऊंचा फेंकना है, तो सबसे ऊंचा कब फेंकोगे, जब सारी की सारी वेलोसिटी ऊपर लगा दोगे। मतलब 90 डिग्री पे अगर थ्रो करोगे तो सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो और सबसे ऊंचा जाएगा। 90 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। तो एट 90 डिग्री ये चीज रहेगी। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज में क्या कहानी है, रेंज में बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। रेंज के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर जब आप कुछ u से इसको थ्रो करते हो थीटा एंगल बनाते हुए, तो इसे कहा जाता है आपका रेंज, है कि नहीं। और रेंज मतलब x डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप साफ साफ बोल सकते हो कि x डायरेक्शन में sx is equals to uxt। दिस इज द ओनली इक्वेशन विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। और रेंज जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u cos, या इसको अभी तो ऐसे लिख देता हूं मैं, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यह आ जाएगा u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट में आएगा 2u साइन थीटा बाय g। और इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो यह आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, वो होता है साइन 2 थीटा। सर ये कैसे आया, यार ये फॉर्मूला होता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपके पास जो है रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। रटना है इसको, यस बिल्कुल रटना है इस फॉर्मूले को। ये आपके पास रेंज आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि रेंज मैक्सिमम कहां पे आएगी। मैक्सिमम रेंज, जैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब 90 डिग्री पे थ्रो करोगे। तो रेंज मैक्सिमम कब आएगी, तो आपको यहां से साफ पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं तो रेंज को अगर मैक्सिमाइज करना है तो आपको अपनी स्पीड सबसे ज्यादा रखनी होगी, सबसे तेज आपको फेंकना होगा, और एंगल कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि ये वैल्यू भी मैक्सिमम आए। तो आप इस बात को समझो कि अगर साइन 2 थीटा जो है उसकी वैल्यू अगर आपकी 1 आ जाए, भाई आप जितने भी वेलोसिटी से फेंक सकते हो उसकी तो एक लिमिट होगी ना, कि मान लो मैं बस 50 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं, उससे ज्यादा तेज नहीं फेंक सकता हूं। उसके बाद मैं क्या चेंज कर सकता हूं, उसके बाद मैं एंगल को चेंज कर सकता हूं। तो मैं
साइन 2 थीटा की वैल्यू को अगर मैक्सिमाइज कर दूं 1 हो जाए, तो ये कब 1 आता है, जब भाई साहब ये आता है 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, इफ इतना ये साइन 2 थीटा अगर 1 हो गया तो ये 45 आ जाएगा, और उस वक्त ही अपने पास रेंज जो है वो कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। कितनी आएगी, u स्क्वायर बाय जी। तो ये याद रखना है कि 45 डिग्री पे जो है क्या आता है, रेंज जो है वो मैक्सिमम आती है। तो इधर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या है, वो है फॉर्मूले, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला इसी तरीके से याद रखें कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u परपेंडिकुलर बाय g परपेंडिकुलर, या फिर 2u बाय जी वाई। ऐसे ही मैक्सिमम हाइट, इसको आप ऐसे ही याद रखें, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय 2g परपेंडिकुलर, या uy का स्क्वायर बाय 2gy। और रेंज में आपको ये तो याद रखना ही है कि साइन 2 थीटा बाय जी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ये भी याद रखें, ux इंटू टी। और मैक्सिमम रेंज जो आपके पास आ रही है वो आ रही है u स्क्वायर बाय जी एट थीटा इक्वल्स टू 45। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये जो दोनों चीजें हैं ये डिपेंड नहीं कर रही किस पे, एक्स डायरेक्शन के वेक्टर्स पर, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे ये चीजें डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो ये आपको रखना है याद। और अभी हमने जो है यहां पर चीजें देख ली हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी, कुछ क्वेश्चंस की। तो ये सब डेरिवेशंस हो गए एकदम, है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल से डेरिवेशन थे, इसमें कुछ खास नहीं था, नॉर्मल सी चीजें थी। और अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और लगातार हम यहां पर क्वेश्चंस ही करेंगे। मैं टाइम देख रहा था यार कितना गुजर चुका है, तो काफी टाइम लगा दिया मैंने। तो पहला सवाल आपको दिया गया कि पार्टिकल को कुछ ऐसा थ्रो कर दिया है 6i कैप प्लस 10j कैप, मतलब इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो सीधे सीधे इसको ऐसे पढ़ा जाए कि आपको ux की वैल्यू दे दी है सीधे सीधे 6 और uy की वैल्यू दे दी है 10। अब पहला क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो यार, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां आपको ये कंपोनेंट दिया गया है 6 और ये वाला कंपोनेंट दिया गया है 10, और आपसे पूछ रहा है भाई साहब कि ये एंगल बता दो। अब एक चीज जरा सोचो, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है। उसमें तुम्हें क्या पता है सर, परपेंडिकुलर पता है, और क्या पता है सर, बेस पता है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा सर, tan थीटा आ जाएगा 10/6। तो ये काटो इसको, तो 2 5 और 2 3, तो इधर से कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स 5/3, बस खत्म। तो एक बात ये ध्यान रख लो कि जब भी आपसे एंगल की बात करेगा तो अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर पता है या आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है तो आप बड़ी आसानी से एंगल निकाल सकते हो, अब चाहे कॉस हो साइन हो कुछ भी हो। ठीक है, बोल रहा है अब क्या इनिशियल स्पीड क्या होगी, इनिशियल स्पीड। तो यार यहां पर जो है अपने को u दिया ही हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या बोलेंगे भाई, बोलेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा कितना भाई 136 का रूट और मीटर पर सेकंड। क्या दिक्कत है इसमें। फिर हमें कह रहा है कि रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट बता दो। तो इनमें भी कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सब एकदम बड़े आसानी से निकल जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करता हूं तो वो आ जाएगा 2uy बाय जी वाई। uy कितना है मेरे भाई, सीधे सीधे दिया हुआ है 10, तो रखो यहां पर ये 10/10। सर ये माइनस नहीं रखेंगे क्या, अरे क्यों रखेंगे, इस फॉर्मूले में तो मैंने माइनस रख के निकाला है ना, इन फॉर्मूले में साइन को माइनस माइनस साइन नहीं रखने। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 सेकेंड। फिर इसके बाद फिर है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट है uy का स्क्वायर बाय 2gy। तो uy का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन 2gy, वो 10 ही लेके चलना।
तो 10 से 10 कट जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 5, तो ये आ गया 5 मीटर। ऐसे ही फिर बोल रहा है रेंज की कहानी बताओ भाई साहब। तो रेंज, अब तुम बोलोगे सर रेंज में मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। सर थीटा आपने निकाल ही दिया है, तो फिर मैं साइन टू थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लूंगा। यू आपने इधर से निकाल ही लिया है, तो मैं ऐसे लगाऊंगा क्या, मैं करूंगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और यू स्क्वायर को लिख दूंगा 136 का रूट ऑफ 136 का स्क्वायर, और यहां से ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। साइन थीटा को सर मैं क्या करूंगा ना, इधर जाऊंगा और लिखूंगा 10 बाय रूट ऑफ 136, कॉस थीटा को लिखूंगा 6 बाय रूट ऑफ 136। अरे इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे करने की जरूरत नहीं, गलत नहीं है ये, सही है, लेकिन क्यों चले ऐसा जब हमें ऑलरेडी रेंज सीधे सीधे पता है। एक और फॉर्मूला जो बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज अगर निकालनी है तो यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यूएक्स सीधे सीधे गिवन है, तो यहां रखेंगे हम 6, और टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को गिवन है 2, तो यह आ जाएगा 12 मीटर। तो इस तरीके से आप एक एक चीज बड़े आसानी से यहां पर निकाल सकते हो, इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते, आगे इस सवाल में हमें क्या कहा गया है, यही सवाल है सेम वही 6i कैप tan j कैप। फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 53 विद द हॉरिजॉन्टल। 53 डिग्री बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ। अच्छा 53 डिग्री बना रहा है, तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू जो अपने पास आई थी यहां से, वो कितनी आई थी भाई, वो आई थी 10/6, और जो था 5/3, और tan 53 कितना होता है, tan 53 अगर आप देखेंगे तो वो आता है अपने पास 4/3। मतलब कुल मिला के यहां से साफ पता लग रहा है कि थीटा जो है वो 53 डिग्री से ज्यादा है। तो आगे जाके 53 डिग्री इज पॉसिबल, आगे जाके 53 डिग्री इज पॉसिबल। सर बात नहीं समझे आपकी, मैं समझाता हूं, इधर ध्यान से सुनना। अगर ये पाथ कुछ ऐसा अपना जा रहा है, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ये एंगल ऐसा बैठता हुआ आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? सर पता नहीं, मैं बताता हूं। मान लो यहां पर आपका ये Vx था और ये Vy था, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि तो क्या आपको यह बात समझ में आती है कि आपका जो इस पोजीशन पे वेलोसिटी थी वो इस Vx और इस Vy से मिलके बनी? तुम बोलोगे हाँ ये तो समझ में आता है। अच्छा इस एंगल को क्या कहें? कुछ भी कह दो, मैंने कहा इस एंगल को फाई बोल देते। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एंगल है tan फाई, ये किसके इक्वल होगा? सर tan फाई जो है ना वो Vy/Vx के इक्वल होगा क्या नहीं? बिल्कुल होगा सर। अच्छा तो आपको लगता क्या है इस Vy के बारे में? Vy के बारे में आपकी राय क्या है? Vy जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, बढ़ रहा है, या कुछ कह नहीं सकते? सर बड़े आसानी से कह सकते हैं, यहां पे क्योंकि ये 10 था और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो y डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन है जब ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है y डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन नीचे है, तो Vy जो है वो कम होता जाएगा। तो आप खुद सोचो कि अगर एक ट्राइंगल में बनाता हूं जिसका बेस में रखता हूं कैसा, कांस्टेंट, और उसकी हाइट जो है ना उसको मैं कम कर रहा हूं, उसकी हाइट को मैं क्या करे जा रहा हूं, उसकी हाइट को मैं कम कर रहा हूं। तो मैं हाइट को जैसे जैसे कम कर रहा हूं तो क्या ये एंगल जो है वो भी छोटा नहीं होता जा रहा? हो रहा है सर। तो वही यहां हो रहा है, ये जो एंगल है वो ऐसा छोटा होते जा रहा है। तो सर आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो क्या कि जितने एंगल से हम फेंकेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स पर एंगल जो होगा वो इस एंगल से छोटा ही होगा? जी हां बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो इसीलिए सर आपने ये कही क्या बात कि ये एंगल, इनिशियल एंगल 53 डिग्री से ज्यादा था, तो 53 डिग्री पॉसिबल है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये कही बात। मान लो अगर ये कंपोनेंट अपना जो है कुछ 5 होता या 6 होता,
मतलब थीटा जो है वो 4/3 से वैल्यू उसकी कम आ जाती है tan थीटा की, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता 53 डिग्री यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्योंकि आप जानते हो इधर जो एंगल है वही एंगल इधर है, यहां जो एंगल है वही यहां एंगल है। अब ये अलग बात है कि अगर यहां पे मान लो ग्राउंड ना हो, ये ऐसा खड्डा हो यहां, और उस खड्डे में फिर वो आगे ऐसा गिर रहा है, तो एक अलग बात है कि फिर वो एंगल और बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा वो एंगल, थीटा है यहां थीटा, फिर वो और बढ़ते जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम ग्राउंड से ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। तो अब आपको क्लियर है अपने आप की यहां क्या होना है, आपको यहां समझ ही गए होंगे कि आपको ये दिया गया है कि भाई 53 डिग्री ये वाला एंगल है, और आपके दिमाग में एक और घंटी बजनी चाहिए कि सर अगर ये 53 डिग्री है तो यहां वाला जो एंगल होगा वो भी 53 डिग्री ही होगा, हां के ना, बिल्कुल सेम एंगल होता है। तो हमसे पूछ रहा है टाइम। अब ध्यान से सुनना, टाइम जो है वो दो इक्वेशन में आता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन अपनी होती है वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। सेकेंड इक्वेशन होती है एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा सोचो कि यू वाई ए वाई मुझे पता है, टी मुझे निकालना है। अब मुझे यहां से यहां तक का एस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि वी वाई दिया हुआ है, या दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा आसान है निकालना। तो एक बात ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, अपने दिमाग में फीड कर लो। प्रोजेक्टाइल में या कहीं भी किसी भी पार्टिकल के अगर एंगल की बात हो रही है तो वो एंगल कौन बना रहा है भाई, वो वेलोसिटी ही तो बना रही है। तो इसका मतलब आपको उस वेलोसिटी का एंगल पता लग रहा है, तो आप वी वाई वी एक्स इनमें रिलेशन निकाल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास वी वाई निकालना बड़ा आसान है। कैसे? ऐसे कि ये एंगल दिया गया है मुझे कितना, 53 डिग्री, और वी एक्स कितना है, वी एक्स अपने पास है 6। वी एक्स कितना है, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता, वो हमेशा 6 रहेगा। तो वी वाई कितना आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा 6 इंटू 10, 53 डिग्री। और यहां पर जब आप देखोगे तो 1053 कितना होता है भाई, ये आता है 4/3, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से साफ साफ पता लग जाएगा कि ये वेलोसिटी जो है 8 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब तुम कहोगे सर ये 8 है तो यहां पर ये भी 8 ही होगी, बस ये नीचे की तरफ होगी। हाँ, तो सर यहां पे तो दो इंस्टेंट आएंगे, एक यहां से यहां तक का टाइम और एक यहां से यहां तक का टाइम, बिल्कुल दो इंस्टेंट आएंगे। अब तुम बोलोगे सर लेकिन हमको कैसे पता लगेगा, ऐसे सोचना था। यार सिंपल सी बात है, आपसे एंगल की बात कर रहा है तो मैंने दे दिया ना अब आपको एक हिंट कि एंगल की जहां भी बात करें प्रोजेक्टाइल में तो समझ जाओ आप वी वाई निकाल सकते हो। और टाइम दे रखा है तो मैंने बताया ना आपको, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सोचूंगा, और मैं जो हूं ऑब्वियसली फर्स्ट को प्रेफर करूंगा क्योंकि वी वाई निकाला जा सकता है। अब तुम बोलोगे लेकिन आपने वाई डायरेक्शन में क्यों सोचा, हम तो ये भी, अगर हम करते इस सवाल को तो हम तो ये भी सोचते कि सर एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन। तो यार एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन अगर तुम लगा दोगे तो तुम्हें एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। आप ये देखो ना, गिवन क्या है वैल्यू, गिवन एंगल दिया हुआ है, तो उससे आपको, तुम कहोगे सर लेकिन हमको एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है। पता है, चलो मान लिया पता है, तो आप क्या लिखोगे ज्यादा से ज्यादा, यही तो लिखोगे। अब ये नहीं पता, ये पता होता तो टाइम निकल जाता बड़े आसानी से, लेकिन ये नहीं पता एक्स डायरेक्शन में कितना चला। तो अब हम यहां क्या करेंगे, अब हम यहां पर सीधे सीधे बात करेंगे, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों ही वैल्यूज रख लेता हूं। जब वो ऊपर जा रहा है तो वो +8 है, जब वो नीचे आ रहा है तो -8। तो आप वी वाई की दोनों वैल्यू रख सकते हैं, +8 भी और -8 भी। यू वाई कितना है, वो तो प्लस का 10 ही है, ए वाई है -10 और टी, तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 + -8 अपॉन 10। ये इधर गया, ये इधर आया। अब तुम कहोगे सर ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो लो भाई माइनस प्लस कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब जब मैं प्लस लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो बात आपको ये समझनी है कि यहां से आंसर आपके पास एक तो आएगा 0.2 सेकेंड, 10 - 8 2/10, और दूसरा आएगा
1.8, 10 + 8/10 तो 1.8 सेकेंड्स। सो ये दो आंसर आपके यहां पे निकल के आएंगे। इस तरीके से आप यहां पर चीजों को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, एक और एकदम इजी सा फर्जी सा सवाल, इसमें कुछ खास नहीं है। यहां आपको क्या कहा गया, यहां पे आपको कहा है कि यार इस बार 53 डिग्री से फेंक दिया। अच्छा, तो फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान से सुनो, आपसे बोल रहा है कि यहां पर वो टाइम बताइए, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब यहां हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि पार्टिकल कुछ ऐसा जा गया होगा, ऐसा जाके 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 फाइनली यहां पे टकरा गया। अब अगर बात की जाए तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है कि नहीं? बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। और अब एक ऐसा पॉइंट आपको यहां पे दिख रहा होगा जिससे कि ये 90 डिग्री, जिससे कि ये 90 डिग्री जा नहीं रहा। एक मिनट, आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा यहां पर, जैसा कि आपको ये दिख गया, ये ऐसा कह रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है जिसपे पहुंचने के बाद द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल की वेलोसिटी, वो तो टैंजेंट के अलोंग ही होगी, ये पाथ है इसका, इसके अलोंग वो जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। अच्छा ठीक है, क्या करें, देखो ये एंगल कितना है, 53 है। ठीक है, ये एंगल 53 है, तो ये लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, बिल्कुल हो गई। तो यहां से हम क्या करने जा रहे हैं कि ये लाइन एक मैंने ड्रॉ करी, और एक वो ग्रीन जो थी ना, उस ग्रीन के पैरेलल, ध्यान से सुनना, उस ग्रीन के पैरेलल, तो ये ग्रीन और हॉरिजॉन्टल के बीच में 53 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, ये एंगल भी 53 आ जाएगा। और ये कितना है, 90, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अच्छा, वर्टिकल अगर मैं देखता हूं, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बताने वाला हूं आपको मैं। तो वर्टिकल क्या दिख रहा है आपको, वर्टिकल आपको दिख रहा है 53। दोबारा सुन लो, ये वाला एंगल 53 डिग्री था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग से ये भी 53 आ जाएगा, वही ग्रीन और हॉरिजॉन्टल के बीच में। ये पूरा 90 है तो ये 37 आ जाएगा, ये पूरा 90 है तो ये 37, तो ये 53 आ जाएगा। अब मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं जो आप याद रख लो। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। सिंपल, दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होगा। मतलब ग्रीन के परपेंडिकुलर ये ब्लू लाइन है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ये वर्टिकल है, तो ग्रीन और हॉरिजॉन्टल के बीच में अगर 53 डिग्री है तो इस ब्लू या रेड के अलोंग और वर्टिकल के अलोंग ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा, ये आएगा 53। तो डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप ऐसा बोल सकते हो यहां पर कि ये 53 37 ना बोल करके सीधे आप ऐसा कह दो क्या, कि ग्रीन के परपेंडिकुलर ये लाइन, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ये वर्टिकल, तो ये एंगल अपना आ जाएगा कितना, 53। ठीक है, तो ये पोजीशन पता लग गई मेरे को, हाँ सर पता लग गई। अब इसको देखो, कई लोग कैसे कैसे करते हैं, इसको बहुत तरीके से करते हैं। क्या बोल देंगे वो बोल देंगे कि सर हम है ना यू को लिख लेंगे इन वेक्टर फॉर्म। मेथड 1 सुनो इसका, है ना, अलग अलग टाइप के मेथड है, लेकिन मैं आपको एक और बताना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। मेथड 1 आपको क्या लोग बोलेंगे कि यार सर है ना आप क्या करो, यू निकाल लो। मैंने कहा ठीक है, यू निकाल लेते हैं। यू निकाल के आप यू लिख लो कितना, u cos 53 आई कैप, मतलब u x आई कैप, और आप लिख लो u sin 53 j कैप। मैंने कहा यार ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे। फिर उसके बाद सर, उसके बाद है ना आप v लिख लो, v। अच्छा, v कैसे लिखेंगे सर, v ऐसे लिख लो आप कि x कंपोनेंट तो चेंज होगा ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, तो x कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं। और मैंने कहा यार y कंपोनेंट, सर y कंपोनेंट तो आपको पता ही है, वो तो सीधे सीधे इक्वेशन लगा दो,
तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई आपका है u साइन 53 और माइनस का जी टी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, मैंने कुछ खास नहीं किया, ऐसा टेंशन मत लेना भाई। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लगाया मेरे भाई, तो वी वाई की वैल्यू यू साइन 53 और ए वाई की वैल्यू माइनस जी, ये आ गया यू और वी। हाँ, अब वो क्या बोलेंगे लोग कि भाई ऐसा कर दो कि सर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यही तो दिया गया है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, जीरो कर दो, ये हो गया मेथड 1। ठीक है, ये आपका हो गया मेथड 1। ठीक है साहब, ये मेथड 1 हो गया। फिर आगे तो दूसरा मेथड देखते हैं अभी हम, है ना, इसको कर लेना सॉल्व, इसका आंसर मैं निकाल के दूंगा, लेकिन अभी मैं दूसरे मेथड पे चल रहा हूं। दूसरा मेथड जो है वो आपको कुछ इस तरीके से कहेंगे कि यार टाइम निकालना है, मैं कहूंगा हाँ टाइम निकालना है। फिर वो ये बोलेंगे कि यार देखो, ये तुम्हारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि अभी अभी सर ने बताया था एंगल पता है मतलब काम हो गया, एंगल पता है मतलब मैं कंपोनेंट लिख सकता हूं, एंगल पता है मैं कंपोनेंट लिख सकता हूं। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है सर कि ये अगर u था तो ये कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास u cos 53। हाँ, तो इसमें तो हमको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, u cos 53 ये आ जाएगा 3/5u। ऐसे ही u sin 53 ये आ जाएगा 4/5u। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि x कंपोनेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे यहां से vx पता है, तो vx कितना है? vx है 3/5u, बिल्कुल पता है। तो अब मैं यहां से vy लिख सकता हूं बड़े आसानी से। कैसे भाई, vy कैसे लिख सकते हो? सर vy ऐसे लिख सकते हैं कि vy और vx मिलके ही तो ये v बन रहा होगा। मैंने कहा यार बात तो एकदम सही कही जा रही है कि vy और vx मिलके ये v बन रहा है, तो यहां से आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि tan 53 इज इक्वल्स टू vx बाय vy। और tan 53 कितना होता है? tan 53 होता है 4/3। vx कितना रहेगा अपने पास? vx है अपने पास 3/5u और vy, तो vy आ जाएगा इतना, तो vy की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास 9/15u। 9/20u। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई vy। सर vy इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों नहीं है यार भाई? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास uy तो है, ay भी है, टाइम निकालना है तो मुझे vy ही तो पता करना है। ये एक तरीके से देखा जाए तो इस पिछले सवाल जैसा ही तो है, यहां पर भी टाइम निकालना था, एंगल पता था, बस वो हॉरिजॉन्टल से एंगल था, इस बार वर्टिकल वाला एंगल आ गया। तो vy अगर तुम निकाल लेते हो तो बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से तुम टाइम भी निकाल लोगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा फोकस है यहां पर क्या निकालने पे? vy को निकालने पे। vy निकल चुका है, अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। vy कितना लिखूंगा? vy में लिखूंगा माइनस का 9/20u, क्योंकि वो नीचे है। uy में कितना लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा 4/5u, क्योंकि वो ऊपर है। ay में लिखूंगा 10, और यहां से टाइम जो है वो बड़े आसानी से निकल जाएगा 4/5u प्लस 9/20u अपॉन 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास भाई? 16 + 9 25 है ना, 4 तो ये 16 + 9 25, 25/20 अपॉन 10, तो 5554, तो ये कितना आ गया? 5u/40। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए तो एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। इस तरीके से आप यहां पे टाइम निकाल लोगे 5u/40। एक बार मैं देख लेता हूं भाई, 20 आ जाएगा, 16 + 9 25, और ये 20, तो 5 4 जा 5 5 जा, बिल्कुल। तो ये आपके पास इतने सेकेंड्स आ गए। ये हो गया आपका मेथड 2। लेकिन मैं आपको चाहता हूं एक और तरीका बताना, और वो तरीका जो है वो काफी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको लग सकता है अगर आप इसको पहली बार सुन रहे हैं तो। ठीक है, मैंने कोई भी वो रब नहीं किया, आप ये ध्यान रखना,
ये रहा पहला मेथड, ये रहा दूसरा मेथड, और तीसरे मेथड को मैंने स्लाइड कॉपी करके और यहां अब मैं समझा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना अब मेरी बात। देखो आपको क्या कहा गया है, तुम कहोगे सर हमको तो ये कहा गया है कि इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है, और ये ऑब्वियसली कितना एंगल आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यार मैं ऐसा कह रहा हूं कि कोई ठेका ले रखा है क्या हमने? और तुम बोलो अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो, एकदम से क्या हो गया एकदम से आपको? अरे मैंने कहा कुछ नहीं हुआ यार, बस मैं इतना कह रहा हूं कि कोई ठेका ले रखा है क्या कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। मतलब किसी और डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं सर, जैसा आपने बताया कि एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट आएंगे, वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट आएंगे, और किसी और डायरेक्शन की बात करोगे तो उस डायरेक्शन के कंपोनेंट आ जाएंगे, वेलोसिटी के भी, एक्सेलरेशन के भी, डिस्प्लेसमेंट के भी। हाँ ना? हाँ सर बिल्कुल। तो यार मैं कह रहा हूं कि क्यों ना हम ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इस ग्रीन लाइन के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए। सर क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता भाई बताओ, गलत क्या है इसमें? कोई पाप कर रहा हूं मैं अगर ऐसा कुछ कर रहा हूं? तुम थोड़ा सोचोगे और बोलोगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है कि सिर्फ एक्स और वाई में ही लगेंगी। आपकी मर्जी हो वो लाइन लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, टाइम देख ले, मैं कह रहा हूं कि ग्रीन लाइन के अलोंग में लगाता हूं इक्वेशन। ग्रीन लाइन के अलोंग, हाँ ग्रीन लाइन के अलोंग। सर क्या होगा उससे, देखो तो सही। और क्यों सर क्यों, मैं बताता हूं यार, टेंशन ना लो। मैंने कहा कि यार ग्रीन लाइन जो है ना, इस ग्रीन लाइन को देखो पहले। अच्छा देखते हैं सर, देखते हैं। अब आप कह रहे हो तो सर देख लेते हैं, है ना, कुछ ना कुछ खास तो शायद होगा। तो आप अगर यहां देखोगे तो ग्रेविटी आपकी कैसी आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ आ तो रही है। अच्छा ये 53 है तो ये कितना हो गया सर, ये 37 हो गया। अच्छा तो ये कितना हो गया सर, ये भी 37 हो गया। यार कैसी बातें कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूं यार अलोंग द ग्रीन लाइन आप चीजें लिख के देखो। मैं लिख देता हूं यहां पर अलोंग द ग्रीन लाइन। सर ये कैसे, मतलब एकदम अनपढ़ जैसी भाषाएं लिख रहे हो। ग्रीन लाइन क्या, इसको कोई डायरेक्शन बता दो ना, डायरेक्शन बोल दूं कोई भी डायरेक्शन? हाँ बता दो सर। जैसा इस डायरेक्शन को वाई कहते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, तो इसका भी कुछ नाम दे दो, के एल एम एन कुछ, या वाई डैश बोल दो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैंने कह दिया ये डायरेक्शन क्या है, वाई डैश। तो ये पॉजिटिव वाई डैश है, और ये कैसी हो गई फिर, नेगेटिव वाई डैश। इधर से ये पॉजिटिव वाई डैश और ये नेगेटिव वाई डैश। क्लियर? हाउ सर क्लियर? अलोंग वाई डैश। क्लियर? हाँ सर क्लियर यार, और कितनी बार बोले एक ही बात को हम। अच्छा अब सुनो, अपनी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? सर वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में थी। कितनी थी सर? यू थी वो। अच्छा ये डायरेक्शन कौन सी है सर? ये डायरेक्शन वाई डैश है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह दूं कि इस बार मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डैश डायरेक्शन इज यू, क्योंकि जिस डायरेक्शन में यू था उसी को मैंने वाई डैश बोल दिया। हाँ सर। अच्छा एक्सेलरेशन इन वाई डैश डायरेक्शन। सर अब वो जी मत बोल देना, देखो नहीं हम क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। जी तो नहीं है वो। हाँ यार मैं भी कह रहा हूं जी नहीं है, जी तो इस डायरेक्शन में। तो यहां कहां से एक्सेलरेशन आ गया? क्यों नहीं आ सकता मेरे भाई? एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के कंपोनेंट ले सकते हो? हाँ ले सकते हैं। तो इधर ले लूं, अब ले लो कितना, जी थीटा के साथ वाला कॉस। ये रिजल्टेंट है मेरे भाई, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट के कंपोनेंट आते हैं हमेशा। तो जी कॉस 37, तो यहां से ही आ जाएगा जी कॉस 37। सर नेगेटिव साइन लगा दूं क्या? लगा दो यार, ये डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए। सर अगर इसको पॉजिटिव ले लेता तो ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव ले लेता तो ये पॉजिटिव हो जाती, फिर मैं इसको नेगेटिव लिखता, इसको पॉजिटिव लिखता। बात को समझो। ठीक है सर समझ गए, बकवास कम करो आगे बढ़ो। तो cos 37, cos 37 कितना होगा? cos 37 सर 4/5 होता है। सर किसने रटाया ये भाई मैंने ही रटाया था मैथमेटिकल टूल्स में, याद रख लेना। पाइथागोरस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहता है 3 4 5 का। 3 4 5 ये आता है 53 डिग्री, ये आता है 37 डिग्री। इसको रट लो। अब तुम cos 37 sin 37 53 सब निकाल सकते हो इधर से। ठीक है? ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4/5 जी। ओके क्लियर?
अब मुझे मेरे भाई एक बात बताओ, जब पार्टिकल इधर है तो उसकी वेलोसिटी कैसी है? उसकी वेलोसिटी इस ग्रीन ग्रीन लाइन के, किस लाइन के? इस ग्रीन ग्रीन लाइन के। ग्रीन लाइन पैरेलल बनी क्या मेरे भाई? थोड़ा सा स्क्रीन में देख लूंगा। हाँ पैरेलल लग रही है। ध्यान से, इसका ये वाला ये वाली वेलोसिटी जो है वही रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो बताओ वेलोसिटी का कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। सर क्यों चाहिए आपको? यार इसलिए चाहिए क्योंकि इस डायरेक्शन में ही मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊंगा उसी डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लूंगा। तो यहां तो सर 90 डिग्री है, तो यार कह दो ना वी वाई डैश क्या आ गया? 0 आ गया। क्या कह रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, वी वाई डैश क्या आ गया? 0। देखो ये समझाने में टाइम लग रहा है तुम्हें, बाकी है आसान। और अब इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, आपको यहां से यहां तक का टाइम निकालना है एकदम बिना रोक टोक। आप ये इक्वेशन लगाइए तो आपके पास आ जाएगा 0, यू वाई की वैल्यू यू वाई, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास g इंटू 4/5, और ये चीज, और यहां से आपके पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 5u/40। पीछे कितना आया था भाई? 5u/40 है ना, उसको 1/8 लिख देना। अच्छा कई जने ऐसे बोले सर आप ये काटे क्यों नहीं, u/8 सेकंड्स लिखो ना। सर u/8 ये तो अरे वो वेलोसिटी नहीं आई भाई, वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना। कोई बोले सर ये तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, अरे मीटर पर सेकंड में कैसे आएगा? सेकंड में ही आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको जस्ट मैंने एक क्या बोले कंसेप्ट दिया, एक थॉट दिया है। 15 मिनट और बचे, थॉट दिया है कि आप ऐसे भी चीजें सोच सकते हैं, तो कई बार ध्यान से समझे। अब पता है मेरे को इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे एक झटके में ये सवाल जो है ना, ये सवाल इसको मैं 2 सेकंड में करता अगर तुम थोड़ा सा इस पे कमांड है तो। इस चीज पे सर कैसे? यार तुमको पता है ना कि जब y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? सर uy/gy, तो लगाओ ना यहां पे। फिर यहां पर भी क्या आ रहा है? uy/ay तो आ रहा है। uy आपका u है, ay आपका कितना है? वो है 4g/5। उठा के पटको सीधा एक फॉर्मूला, मतलब एक झटके में मैं आंसर बताता। यहां पे टाइम कितना बोलता मैं? टाइम में बोलता uy'/gy', खत्म। ये फॉर्मूला सर कहां से याद है आपको? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। ऊपर जाने में भाई हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो 0 होती है। y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 होती है कि नहीं होती है? सर होती है। तो बस ये सीधे लग जाता फॉर्मूला। अब जिसको ये बात नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अब 3 मेथड बताए, तीनों में से जो अच्छा लगे उस पर ध्यान दो, लेकिन ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बात हमने यहां पे करी। सर लेकिन आज थोड़ा है ना आपकी स्पीड जो है ना स्लो हो गई। हाँ यार मुझे भी लगा स्पीड तो स्लो हो गई, तो हम क्वेश्चंस करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने थोड़ा सा इधर गलत चीज ले ली। हाँ तो 15 मिनट में फटाफट से इस पे AIEEE का सवाल है, एकदम रद्दी सवाल है। बोल रहा है वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v। मैं बता चुका हूँ AIEEE मतलब आप इसको कह सकते हैं ये क्या है? ये है आपका IIT मेन। तो IIT मेन 2011 का सवाल मान लो आप। अब IIT मेन वहां पे होता नहीं था उस टाइम पे, ट्रिपल ई नाम से होता था। तो यहां आपसे क्या कहा गया है? ये आपसे कहा गया है, पहले स्लाइड को सही कर ले हम यार। अरे हाँ, वाटर फाउंटेन है भाई साहब, और वो ग्राउंड पे पानी को स्प्रिंकल कर रहा है ऑल अराउंड इट इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v। अब ये जमीन है और ये रहा अपना क्या? वाटर फाउंटेन। अब इसमें से आज जो है अपना ब्लू आज क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें से ब्लू पानी निकल रहा है। हर डायरेक्शन में पानी की बौछारें निकल रही है। कितने स्पीड से निकल रही है? v स्पीड से निकल रही है। तो जो 0 डिग्री पे वो तो यहीं गिर जाएगी, कुछ पार्टिकल यहां भी गिर जाएंगे, कुछ और आगे जाएगा। तो एंगल सबसे दूर कौन जाएगा? जो 45 डिग्री से निकला होगा। सबसे दूर कौन जाएगा? 45 डिग्री। तो सबसे दूर जो बौछार जाएगी वो कितने डिग्री से? रेंज प्रोजेक्टाइल तो हो गया बूंदों का, बूंदे निकली तो यहां तक। तो ऐसा तो हर डायरेक्शन में हो रहा होगा। ये पानी भी ऐसा निकल के यहां पे ऐसा 45 डिग्री पे जो जाएगा वो सबसे दूर जाके गिरेगा। गिरेगा कि नहीं? गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। और कुछ जो है वो ऐसा ऊपर से नीचे भी गिर जाएगा, बिल्कुल। तो
तो आपको बात यह समझनी है यहां पर कि आपके पास एक एरिया आ जाएगा पूरा ऐसा सर्कुलर, जिसमें वो पानी चारों तरफ ऐसा निकल के, तो सरफेस कितनी वेट करेगा, एक सर्कल के जितनी सरफेस को वेट करेगा, और उस सर्कल का रेडियस जो है वो रेंज के इक्वल होगा। तो एरिया हम क्या कहेंगे, एरिया हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर। आर जो है आपके पास रेंज है, जो आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, वी स्क्वायर बाई जी। खत्म, इसमें कुछ था ही नहीं भाई। पानी जो है अलग अलग एंगल पे निकल रहा है, तो हर जगह पर गिरेगा, सरफेस गीली होगी। सबसे दूर कहां तक जाएगा, सबसे दूर जाएगा 45। और वो चारों तरफ घूम रहा है ना वो स्प्रिंकल, तो चारों तरफ से पानी निकल रहा है ऐसा, देखा है भाई, वो चारों तरफ पानी निकलता है उसमें ऐसा, तो सरफेस को ऐसा घूमता हुआ वेट करता है। खेतों में देखा पानी जाते हुए, खेतों में अगर तुमको नहीं देखा कभी तो देखना, वो ऐसा मतलब ऐसा स्प्रिंकलर ऐसा घूमता रहता है ना, मतलब वो ऐसा घूम, पानी ऐसा ऐसा जाता रहता है ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा कभी देखना, ठीक है। तो वो सर्कल बनाता है, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा इतना। क्लियर, बड़ा सिंपल सवाल था ये। तो अभी हम बात करते हैं एक और केस की। ऐसा करते हैं, एक सवाल लेते हैं या एक पॉइंट समझते हैं। मैंने यहां पे किया, मैंने लिखा कुछ ये कि इफ θ1 प्लस θ2 is equals to 90, if θ1 and θ2 equals to 90, then prove, ये आपको प्रूव करना है, then prove क्या, कि रेंज एट θ1 एंड रेंज एट θ2 दे आर इक्वल। ये याद भी रखना है आपको, है ना, ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है और ये प्रूव भी करना है। प्रूव करने में क्या है, एकदम रद्दी चीज है क्या भाई, रेंज एट θ1। अच्छा, यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u θ1 और u θ2 ये सेम है, ये गिवन है, ये चीज है ना, ये गिवन है, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि θ1 और θ2 दोनों वक्त जो स्पीड हमने रखी वो सेम रखी, वो चेंज नहीं कर रहे हम, वो सेम। तो आपसे पूछा है कि बताओ अगर θ1 और θ2 में ये रिलेशन है और स्पीड हम सेम रखते हैं तो रेंज जो है वो सेम आएगी, ये प्रूफ करिए। तो लीजिए साहब, हम करते हैं इसको प्रूफ। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम बात करेंगे rθ1, तो यह आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी, और rθ2, rθ2 में आप जब θ2 लिखेंगे तो θ2 की जगह आप लिख सकते हैं 90 माइनस θ1 अपॉन जी, और ये आ जाएगा आपके पास साइन 180 डिग्री माइनस 2θ1 अपॉन जी, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। तो ये लो साहब, ये तो वही आ गया वापस से। सर नहीं आया समझ में, एक मिनट दोबारा बता दो। अरे कुछ नहीं, बस एक कन्वर्जन का रूल होता है कि साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट, इट इज साइन थीटा। पाई मतलब 180, तो ये लिखा हुआ है साइन पाई माइनस थीटा, तो यही आ गया। तो दोनों क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए, खत्म। तो ये ध्यान रखना, 60 डिग्री पे जितने 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे जितना रेंज आएगा उतना ही 30 पे आएगा, 37 डिग्री पे जितना रेंज आएगा उतना ही 53 पे आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम रहती है। सर फिर 45 डिग्री पे, तो यार 45 डिग्री पे देखो ना, एक एंगल को 45 रखोगे तो दूसरा भी क्या आएगा, अपने आप 45 ही आएगा। तो 45 तो एक ही एंगल आएगा, बाकी जितने भी एंगल्स होंगे या जितनी भी रेंज होंगी वो दो दो एंगल्स पे आएंगे। 30 पे जो रेंज आती है वही रेंज, अगर θ1 30 है तो θ2 60 होगा, 60 पे भी वही रेंज आएगी। 0 पे जो रेंज आएगी वही आपकी 90 डिग्री पे भी रेंज आएगी। 0 मतलब आपने उछाला ही नहीं, 90 मतलब आपने एकदम 90 पे उछाल दिया, तो उछाला ही नहीं मतलब आपने लुढ़का दिया, तो वो आगे जंप ही नहीं किया उसने, तो रेंज 0, जमीन नहीं छोड़ी उसने। रेंज का मतलब एक बार जमीन छोड़ के दूसरा पॉइंट पे जहां टकराता है, तो वो जमीन ही नहीं छोड़ी तो रेंज 0। ऊपर उछाल दिया तो वापस वहीं गिर गया तो भी रेंज 0, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी। अब जैसे यहां पर ना एक सवाल मैं ऐसे ही बता देता हूं, बहुत ही बेसिक सा, कि मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि यार हम है ना एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे थे 30 डिग्री पे, और जब उसको थ्रो किया तो देखा यहां सामने है ना एक कचरे का ढेर पड़ा था या एक पेड़ खड़ा था,
तो पार्टिकल उस पेड़ की वजह से टकरा के आगे टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा है। एक पेड़ था, चट्टान थी, जो भी था, तो पार्टिकल उस चट्टान की वजह से, उस ऑब्स्टेकल की वजह से टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा है। तो आपसे पूछा बताओ अब क्या करें, कुछ नहीं, 60 डिग्री से फेंक दो, ऊपर होके निकल जाएगा। 60 डिग्री से फेंक दो, उस टारगेट को वो हिट कर जाएगा। आई क्या बात समझ में? एकदम सिंपल सी चीज थी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम इस सवाल के बारे में। अभी सवाल देखो आपको क्या कह रहा है। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अ बॉल इज टू बी शॉट विद अ सर्टेन स्पीड, कोई सर्टेन स्पीड, उसका यू कांस्टेंट। ग्राफ शोज द रेंज इट विल हैव वर्सेस द लॉन्च एंगल। तो ये रेंज है और इधर थीटा है। तो आप जानते हो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग रेंज आती है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, तो उस पे रेंज जो है आपकी क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो हर रेंज आपको जो है दो एंगल पे मिलेगी। देखो ये 100 मीटर वाली रेंज भी दो एंगल पे मिलेगी, 200 मीटर वाली भी दो एंगल पे मिलेगी, सिवाय एक को छोड़ के। कौन सी? मैक्सिमम रेंज कितने पे आएगी? वो आएगी 45 डिग्री पे। ठीक है, चलो। लीस्ट स्पीड द बॉल विल हैव ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। बॉल की लीस्ट स्पीड कितनी होगी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ थीटा इज चोजन सच दैट द फ्लाइट टाइम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज इक्वल। अब ये सवाल जो है ना, इसको पहले तो समझना, ये सवाल टफ नहीं है, लेकिन बस इसकी लैंग्वेज जो है ना वो बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। वो ऐसे बोलते हैं अरे सर पढ़ के हमको समझ ही नहीं आ रहा है कह क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है। तो सुनो इस सवाल को पहले, सुनो ये क्या कहना चाहता है। ये बोल रहा है द लीस्ट स्पीड द बॉल विल हैव ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, वो कितनी होगी। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया तो बता सकते हो लीस्ट स्पीड कहां होती है, सबसे कम स्पीड कहां होगी। सोचने वाली बात है। एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, और उसमें वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी ऐड होके कुछ नेट वेलोसिटी आती है। तो एक्स तो कांस्टेंट ही है, और वाई जब ऐड होगी उसमें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स से तो ज्यादा ही आएगी ना। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो गई? मिनिमम वेलोसिटी आपकी u cos थीटा, या अगर आप कहें तो वो x कंपोनेंट की वेलोसिटी ही हो गई, क्योंकि x वाला तो चेंज कभी होगा ही नहीं, और y उसमें ऐड होगा तो नेट वेलोसिटी तो vx से ज्यादा ही आएगी। तो मिनिमम क्या बोलोगे तुम? मिनिमम बोलोगे जब vy 0 हो जाए, क्योंकि vx तो कांस्टेंट है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो कुल मिला के आपका जो आंसर होना चाहिए इस सवाल का वो होना चाहिए u cos थीटा। लेकिन तुम बोलोगे ना हमें u पता है ना हमें थीटा पता है। तो थीटा के लिए इसने बोला है कि थीटा इस तरीके से चूज किया गया है, थीटा इज चोजन सच दैट द फ्लाइट टाइम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। कि थीटा ऐसा चूज किया गया है कि इस थीटा से जब इसको थ्रो किया गया है तो यहां का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना आ रहा है? आधा आ रहा है। अब बच्चे जो है ना बस घबरा जाते हैं इसी को देखकर, इसमें घबराने जैसा कुछ है नहीं मेरे भाई। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब आती है? सर जब उसको है ना ऐसा ऊपर उछाल देते हैं तब आती है। हाँ सर, लेकिन उसके लिए भी तो मुझे यू चाहिए ना, यू कैसे निकलेगा? आओ करते हैं बात। तो अभी तक जो भी हम समझ पा रहे हैं वो ये समझ पा रहे हैं इस सवाल में कि हमको सबसे पहले यू निकालना इंपॉर्टेंट है। तो जरा नजर डालो ग्राफ पे, 250 और 45 ये मैंने पता किया, दिया हुआ नहीं था। सर आपको कैसे पता लगा है 45 है? क्योंकि रेंज मैक्सिमम है। अच्छा ये बात है, और तो क्या भाई, तो रेंज मैक्सिमम आपके पास कितनी आती है? यू स्क्वायर बाय जी, ये फॉर्मूला रहता है। कितना दिया है? 250 दिया गया है सर, और यू स्क्वायर और जी कितना? 10। तो यू स्क्वायर कितना आ गया? 2500 आ गया सर। तो यू कितना आ गया? यू 50 आ गया सर। अच्छा यू निकल गया? हाँ सर यू निकल गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो सकता है? सर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट जब उसको सबसे ऊंचा फेंकोगे, 90 डिग्री फेंकोगे, मतलब आपने अपनी वेलोसिटी यू जो है वो सारी की सारी इधर लगा दी, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट इतना निकल के आएगा, मतलब 2 × 50/10, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड।
ये मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आएगा कितना, 10 सेकेंड। तो अब ये क्या कह रहा है, समझो इस बात को। ये कह रहा है कि आपको उस वाले केस की मिनिमम स्पीड बतानी है जिस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसका आधा आता है। मतलब हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है। मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया है यहां, समझ रहे हो आप बात को? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया। तो आपको कहा गया है कि हमने थीटा कुछ इस तरीके से चूज किया है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो आप जानते हो कि ये आएगा 2u sin थीटा बाई जी, लेकिन वो एक्चुअली मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आ रहा है। आधा ऑफ मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका आधा। u से u कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल। साफ पता लग गया कि यहां पर साइन थीटा की वैल्यू हाफ होगी और थीटा अपने को पता लग गया 30 डिग्री। और अब हम यहां पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो पार्टिकल है इसको, अरे मिट जा भाई, ये पार्टिकल जो है इसको फेंका होगा 30 डिग्री के एंगल से u की स्पीड से। u हम निकाल चुके हैं 50, u हम निकाल चुके हैं 50। तो अब बताओ कि इस दौरान मिनिमम स्पीड कहां आएगी? तो मिनिमम स्पीड जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आती है और वो होती है u cos थीटा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा u cos थीटा। तो 50 cos 30 जो आ जाएगा कितना, 25√3। भाई आंसर मैच कर जाए बस अपना। हाँ, तो ये कर गया, खत्म। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन देखो यार, इसको ऑब्वियसली हम मॉडरेट लेवल से थोड़ा ऊपर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की वजह से। अदरवाइज क्वेश्चन है आसान। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अतरंगी सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ा है। जैसे यार मैं तुमको बोलूं कि यार मेरे, जैसे मान लो तुम मुझसे पूछो कि यार तुम्हारे पास कितने रुपए पड़े, अब मैं उसको जवाब में सीधा नहीं दूं कि भाई मेरे पास 5 रुपए पड़े। मैं ऐसा बोलूं यार मेरे पास रुपए पड़े कितने, जितने तेरे पास है उसके आधे पड़े। फिर तुम देखोगे अच्छा मेरे पास कितने, मेरे पास 10 रुपए, तो सर के पास इसका मतलब आधा, 5 रुपए, है ना? तो बस बात यही कि यहां पे थोड़ा सा घुमा के बात कर दी है, थोड़ा सा घुमा के, ठीक है? तो ये बात, तो ये सवाल हुआ अपना और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं यार अपना जो है प्रोजेक्टाइल तो ये नहीं हो पाएगा, तो फटाफट से 2 क्वेश्चन और देता हूं और 1 क्वेश्चन आपको देता हूं होमवर्क। तो यहां पे ये सवाल देखो, बड़ा प्यारा सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि इन 3 सेकेंड्स अ प्रोजेक्टाइल रीचेस अ पॉइंट P ऑफ इट्स पाथ एंड 5 सेकेंड द टाइम फ्रॉम P टिल इट रीचेस द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब अब इसको भी समझो भाई, लैंग्वेज समझो। फिजिक्स में लैंग्वेज समझना ही इंपॉर्टेंट है ना? तो क्या है कि पार्टिकल जो है कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल करते हुए गया, तो आपको कह रहा है कि पहले तो उसने क्या किए, 3 सेकंड लगाए पी पॉइंट तक पहुंचने में, और पी के बाद वो फाइनली जब ग्राउंड पे पहुंचा तो उसने 5 सेकंड और लगाए। तो टाइम जो है ओ से पी वो है 3 सेकंड, और टाइम जो है पी से क्यू वो है 5 सेकंड। तो तुम बोलो सर आपको कैसे पता लगा कि ये पी इस तरफ होगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट होता तो आधा आधा टाइम लगता। तो सर ये पी फिर यहां क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला टाइम ज्यादा होगा, ये वाला टाइम कम होगा। बात समझना। तो आप इस बात को भी थोड़ा सा समझे कि पी के जस्ट लेवल में जो पॉइंट होगा उसको मैं पी डैश नाम दे देता हूं। तो अगर ओ से पी 3 सेकंड लगे हैं तो पी डैश से क्यू भी कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड ही लगेंगे। यहां से यहां 3 सेकंड, यहां से यहां भी 3 सेकंड ड्यू टू सिमेट्री। अच्छा, तो सर यहां से यहां 5 लग रहे थे ना? बिल्कुल, ये 3 लग गए, तो पी से पी कितना लगेगा फिर? तो पी से पी यार 5 माइनस 3, 2 सेकंड। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि पी से आर 1 सेकंड लगेगा और आर से पी भी 1 सेकंड लगेगा? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। खैर, सवाल क्या कहना चाह रहा है वो सुने। द हाइट ऑफ पॉइंट पे, अब आपको पूछ रहा है कि भाई इस पी पॉइंट की हाइट बता दो, इस पी पॉइंट की हाइट बता दो। अब सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से। अगर मैं किसी भी तरीके से ये चीज पता कर लेता हूं मैक्सिमम हाइट, या मैं इसको h1 बोल देता हूं, और फिर मैं पता कर लेता हूं h2,
तो H1 माइनस H2 अपना H है क्या? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल है हाँ सर है, ऑब्वियसली है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा तो यार मुझे एक चीज बताओ, H1 क्या तुम्हें पूरे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता है? हाँ बिल्कुल पता है सर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट सर, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड है, तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? 8 कैसे आया सर? 3 + 5 ऐड करना सीखा है मैंने, 8 आएगा। अच्छा हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट सर 8/2 4 आएगा। मतलब ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है या तो O से R या फिर R से Q। बात तो सही है तुम्हारी। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पता है या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो क्या तुम्हें यू पता है क्या? फिर एक तरीके से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो 2u/g लिख दो। सॉरी 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 2u/g लिख दो या फिर uy/g। हाँ सर पता है, तो क्या मैं uy/g निकाल लूंगा यहां से या uy निकाल लूंगा? सर निकाल लोगे, और कितनी बार सुनोगे एक ही बात, बिल्कुल 40 मीटर पर सेकंड निकल गया ये। अच्छा आप मुझे बताओ, uy मेरे पास है तो क्या मैं h1 नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। आप बोलोगे uy का स्क्वायर बाय 2gy कितना आ जाएगा? 40 का स्क्वायर बाय 2 इंटू ये चीज, तो कितना आएगा? 10 से 10 हो गया और 80 आ जाएगा ना भाई। 40 इंटू 40 तो कितना आ गया? 2, तो ये 80, तो 80 मीटर आ गया। अच्छा सर H1 निकल गया, H2 के लिए क्या करें? यार H2 के लिए भी वैसा ही कर लो। क्या वैसा मतलब क्या? यार वैसे से मतलब मेरा बस ये है कि आप H2 के लिए आप सिर्फ P से P' तक के मोशन को देखो, P से P' तक के मोशन को, हाँ P से P' तक के मोशन को। कितना टाइम है? 2 सेकंड है। अच्छा 2 सेकंड है, हाँ। तो फिर यहां की वेलोसिटी अगर मैं vy बोलता हूं, तो क्या मैं 2 सेकंड को 2vy/g नहीं लिख दूं? सर क्या बोल रहे हो यार? देखो ये vy है, हाँ सर है, तो यहां से यहां भी तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल ही हो रहा है। हाँ हो रहा है, तो यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकालूंगा? यहां का vy इंटू 2uy/g लिखते थे, हाँ लिखते थे, तो uy की जगह इसको इनिशियल मान लो यार, ये इनिशियल हो गया आपके पास। ध्यान से सुनो, यहां से यहां के लिए ये वाला पॉइंट अगर मैंने इनिशियल ले लिया तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो यहां से यहां तक का टाइम आपको पता है वो 2 सेकंड लगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि P से P कितना सेकंड लग रहा है? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड अगर लगे तो vy कितना आ जाएगा भाई? सर vy 10 आ जाएगा। तो ये जो था इसी को तो हमने क्या कहा था? H2। तो H2 क्या इसके हिसाब से ये मैक्सिमम हाइट नहीं हो गई? हो गई। तो क्या इसको मैं vy का स्क्वायर बाय 2gy नहीं बोल दूंगा? बिल्कुल बोल दूंगा। तो vy कितना है सर? वो 10 है, और ये कितना है? ये 20 है, तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। आ जाएगा पक्की बात? 5 नहीं कितना 50 आएगा ना। वाह, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 5। अब यहां अगर आप देखेंगे तो 80 मीटर, ये भी तो मैंने कहीं गलत नहीं कर दिया? फिर तो 40 था, 2 नहीं, वो तो सही है। तो यहां पे हाँ, तो 80 मीटर और 5। तो अब ध्यान से सुनो, ये पूरा 80 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 75 मीटर। इसका एक और तरीका है इजी, अगर वो तरीका तब लगा सकते हो जब तुम्हें मैक्सिमम हाइट और हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन बताओ। मैक्सिमम हाइट और हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन होता है क्या? हाँ होता है ना। क्या होता है बताऊं? बता दो। मैक्सिमम हाइट और हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन होता है। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट बाई जी। सर ये तो आप गोली दे रहे हो, ये तो आपने पहले ही बता रखा है एक ऐसा रिलेशन कि ड्रॉप करते हैं जब किसी चीज को, तो एच हाइट गिरने में टाइम कितना हो गया यार? खत्म ही करते हैं इसको। तो किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो एच हाइट गिरने में टाइम और हाइट में ये रिलेशन होता है ना, ध्यान रखना। इसकी बात हम आगे करेंगे कि टाइम अभी अपना कंप्लीट हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि लेक्चर आगे बढ़े। नहीं तुम कहते हो सर आप 2-2 घंटे के लेक्चर ले लेते हो, तो ऐसा करो ये 2 क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, ठीक है? इसमें काफी चीजें हैं, सॉल्व करके आना। अगले सेशन में इसके जवाब हम देखेंगे और बाकी की जो कहानी थी
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसको भी हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। तो कल जो है हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रोजेक्टाइल को अच्छे से पढ़ना। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारा तो बैकलॉग में भी बैकलॉग हो गया है। भाई मेहनत करते हुए चलो, अदरवाइज बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। तुम एक जगह से उछल के दूसरी जगह जाओगे, फिर तीसरी जगह जाओगे तो कंगारू बन जाओगे सीधे। तो उछलो मत, उछलो मत, एक ही जगह पर रह करके पढ़ाई करते रहो, बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।